दोस्तों, अगर आपको गोल्ड रीसेंट हाई से 40% डाउन के रेट पे मिले तो क्या आप बाई करना चाहोगे? आई एम श्योर आप में से 99% लोग ऐसे सिचुएशन में गोल्ड को जरूर से जरूर बाई करना चाहेंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि एक सर्टेन स्टॉक है जो कि रीसेंट हाई से 40% डाउन मिल रहा है, तो आई एम श्योर कि 98 to 99% लोगों को यहाँ पर रिस्क नजर आएगा। उनको लगेगा कि स्टॉक प्राइसेस फर्दर डाउन जाएंगे और मुझे लॉस हो सकता है। हम में से कई सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। आप में से कई सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि सर, जॉब या बिजनेस के साथ कैसे स्टॉक मार्केट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक्स में कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो स्टॉक्स के पीछे की ये सारी साइकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो आपकी स्क्रीन पे एक सर्टेन स्टॉक दिख रहा है। इस स्टॉक में आप देखिए तो ये रीसेंट हाई करीब करीब 660 रुपए का था और रीसेंट लो यहाँ पे करीब करीब 424 रुपए का था। अब हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, स्टॉक्स को उस समय बाई करने की कोशिश करते हैं जबकि स्टॉक एक रैली कर रहा होता है। यानी कि पिछले हफ्ते स्टॉक प्राइस 10 रुपए था, अगले हफ्ते अगर हम देखेंगे उसको तो स्टॉक प्राइस 25 रुपए रहेगा, उसके अगले हफ्ते देखेंगे तो 75 रुपए रहेगा। हम ऐसे ख्वाब में जी रहे होते हैं जहां पे हमें प्राइसेस हर हफ्ते या हर महीने डबल होते हुए दिखाई दे रहे हों। लेकिन फैक्ट ये है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे 660 से 424, ये जो 660 से 424 प्राइस गया है, ये एक सिचुएशन होती है जहां पे मोस्टली इन्वेस्टर्स एग्जिट कर जाते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं, बजाय इसके कि ये सोचे कि क्या ये इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टॉक में जो कि 660 से 440 पहुंच गया है। अब यहाँ पे आपको इस एग्जांपल से क्लियरली समझ में आएगा। सितंबर के महीने में हमारा निफ्टी 50 करीब करीब 26,251 था, इसमें गिरावट हुई और यहाँ पे मार्च के महीने में 21,960 के आसपास पहुंच गया। तो 26,251 से 21,960, अगर यहाँ पे आप देखें तो कितना परसेंट रीसेंट हाई से डिस्काउंट है, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब 14% के आसपास है। अब ऐसे में हमारा सवाल ये होता है कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए। देखिए, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बताया था राइट कि आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि सर, जॉब या बिजनेस के साथ स्टॉक मार्केट को कैसे मैनेज करें, कैसे हम सर्टेन स्टॉक्स में कब एंट्री लेनी है, कब उसमें एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये सब चीजें हमें ट्रैक करने का समय नहीं मिलता है। हम ट्रेड लेते भी हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हमें लॉस बुक करना पड़ता है। देखिए, रोज 10-12 घंटे काम करने के बाद चार्ट्स एनालाइज करना, न्यूज को एनालाइज करना एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करना, ये हमारे लिए बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शेयर करता हूं जिसका नाम है यूनिवेस्ट। ये एक वेल नोन स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन है जहां पर आपको मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशंस, वो भी इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और कमोडिटीज में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जैसे कि वेल्थ बास्केट्स और मल्टीबैगर आइडियाज। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको रियल टाइम अलर्ट्स भी मिलते हैं टेलीग्राम और इनके ऐप पर, और एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सारी बातें क्लियरली बताई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 40 लाख प्लस ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स इसको ऑलरेडी ट्रस्ट कर रहे हैं और ये ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी जीत चुके हैं। यहाँ पर प्लान स्टार्ट होते हैं मात्र 183 रुपीज पर मंथ से, यानी कि दिन का मात्र 6 रुपए। इसका मतलब है कि फुल पैसा वसूल। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस, सिंस आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। बस 1 रुपए में आपको मिलेंगे 3 स्टार्टिंग ट्रेड्स एंड अप टू 80% डिस्काउंट इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे। अगर ऐप पहले से डाउनलोडेड है तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए बड़ी सेविंग्स का फायदा उठा सकते हैं। तो लिंक्स और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो डाउनलोड करिए, स्मार्टली इन्वेस्ट करिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए यूनिवेस्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी कंपनियां जिनमें कि रीसेंट हाई से गिरावट हुई हो। अब ऐसी कौन सी कंपनियां हो सकती हैं, इसको फिगर आउट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्क्रीनर का और यहाँ पे हम एक क्वेरी क्रिएट करेंगे। तो क्वेरी में हम बेसिकली क्या लिख रहे हैं, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई ग्रेटर देन 40%, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि 52 वीक हाई से एटलीस्ट 40% या उससे ज़्यादा
गिर चुकी हो, यानी कि उनमें गिरावट हुई हो। अब देखिए होता क्या है कि कुछ कंपनियां इनमें ऐसी भी हो सकती है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो, तो उसके लिए आगे कौन से पैरामीटर्स इस्तेमाल करने हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली अगर इस क्वेरी को मैं प्लेन रन कर दूं, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि 52 वीक्स हाई से 40% या उससे ज़्यादा डाउन हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 1828 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कि रीसेंट हाई से 40% या उससे ज़्यादा की गिरावट हुई है। अब इनमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हो सकती हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो, जिनके बिजनेस सेगमेंट में आने वाले समय में ग्रोथ का स्कोप ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे और ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी हम कंपनियां फिगर आउट करते हैं उनमें बिजनेस या स्ट्रक्चरल फेलियर ना हो। तो उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे एटलीस्ट 25 या उससे ज्यादा हो, इसको हम रन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रन करने के बाद मात्र 96 कंपनियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब हजारों कंपनियों में अगर एक सिंपल सा हम पैरामीटर लगा दें, एक सिंपल सा फिल्टर लगा दें रिटर्न ऑन इक्विटी का, मात्र 100 से भी कम कंपनियां ऐसी जो कि रिसेंट हाई से 40% या उससे ज्यादा तो गिरी है, लेकिन इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्ट्रांग है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बेसिकली हमें पता होने चाहिए जब भी हम एनालिसिस कर रहे हो या फिल्टरिंग कर रहे हो स्टॉक्स की। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम ले लेंगे और ये भी कर देंगे 25 या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखिए मात्र 72 कंपनियां ऐसे निकल के आ रही हैं जिनमें कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 25 या उससे ज़्यादा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25 या उससे ज़्यादा है। बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, ये हम अगर आप कमेंट करेंगे तो बेसिकली डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए और कोरिलेट कर सकें कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो हमने आपसे कहा था राइट, स्ट्रक्चरल एंड बिजनेस फेलियर को पता कर रहे हैं हम यहाँ। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 25% से ज़्यादा होने चाहिए इस फिल्टर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रन किया, हमारे पास करीब करीब 70 कंपनियों की लिस्ट आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि डेट टू इक्विटी 0.5 या उससे कम हो। अब डेट टू इक्विटी क्या होता है, डेट टू इक्विटी बेसिकली डेट और इक्विटी का रेशियो होता है। अब कंपनी के पास डेट अगर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इक्विटी, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे डेट का प्रेशर कंपनियों के पास ज़्यादा होता है। तो कंपनी ज़्यादातर टाइम क्या करती हैं, अपने डेट को ख़त्म करने की कोशिश करती रहती है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया दो इसके पास अभी भी मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो लोन है हज़ारों करोड़ का, उस लोन पे करीब करीब 4-5 हज़ार करोड़ तो हर साल इंटरेस्ट ही निकल के आ जा रहा है। तो ऐसे में कंपनी जो है जो भी रेवेन्यू जनरेट करेगी या जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगी, उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करना होगा अपने लोन को भरने के लिए और उसके इंटरेस्ट को भरने के लिए। तो ऐसी कंपनियां हमें सेलेक्ट करनी चाहिए बेसिकली जिनमें कि डेट टू इक्विटी 1 या 1 से कम हो। 0.5 हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं ताकि सेफर साइड में रह सकें। अब स्टॉक मार्केट में जनरली हम कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, राइट। अब ये हर समय काम नहीं करता है। जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर रिस्क को हम कम करते हैं और रिवॉर्ड को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम बेसिकली डिफाइन करते हैं इन्वेस्टिंग में भी। अब यहाँ पे ये जो रिवॉर्ड है, राइट, आई थिंक यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है इस रिवॉर्ड को सही सेंस में समझे तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो हमने 0.5 कर दिया है। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देखिए मात्र 60 ऐसी कंपनियां निकल के आ रही हैं जहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.5 या उससे कम है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम लेंगे सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों का एटलीस्ट 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे रन किया, सेल्स ग्रोथ मात्र 40 कंपनियां रह गई। अब सेल्स ग्रोथ हमने क्यों लिया, देखिए कोई कंपनी है, मान लीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी उसका 25% है, इस बार दिख रहा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में क्या कर रही थी वो कंपनी, क्या उसकी सेल्स में ग्रोथ आ रही थी, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ रही थी। तो यहाँ पे हमने इसलिए लिया कि सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों का एटलीस्ट 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हमने रन किया, हमारे पास 40 कंपनियाँ निकल के आई, राइट। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों का, इसको भी हम कर दें 15 या उससे ज़्यादा, तो आप देखिए यहाँ पे 38 कंपनियां निकल के आ रही है, 2 कंपनियां यहाँ पे डाउन हो गई। अब हमें ऐसी भी कंपनियां चाहिए जिनमें कि प्रमोटर जो है वो खुद ट्रस्ट करते हैं, प्रमोटर शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 45% या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे
8 कंपनियां और निकल गई। अब प्रमोटर अपनी कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनियां जिनमें कि प्रमोटर को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मेरी बिजनेस सेगमेंट में वाकई में ग्रोथ है, मुझे खुद भी बने रहना चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी में। हालांकि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग जीरो होती है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग जैसे बैंकिंग सेक्टर में कई सारी कंपनियां ऐसी निकल के आ रही हैं जिनमें कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग जीरो है। तो इस पैरामीटर को हम चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग के साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट डाटा जो कि हम में से 98% लोग मिस कर देते हैं, और वो इंपॉर्टेंट डाटा है कि DIIs और FIIs क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर कंपनी में, जिस कंपनी की हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे हजारों कंपनियों में से एनालाइज करते हुए कुछ सर्टेन कंपनियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसको कि हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी कंपनियां निकल के आएंगी डज नॉट मीन कि ये सारी की सारी कंपनियां हैं जिनमें कि इन्वेस्टमेंट करने से आने वाले समय में ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी कंपनियां निकल के आएंगी उनमें फर्दर हम एनालिसिस करना है हमें। ठीक, तो यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग 45% या उससे ज़्यादा होने के साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि DII होल्डिंग एटलीस्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि DII होल्डिंग हमारी जो है एटलीस्ट 5% या उससे ज़्यादा हो। तो हम इस क्वेरी को रन करेंगे। इस क्वेरी को रन करने के साथ ही हमारे पास मात्र 3 कंपनियां ऐसी निकल के आ रही हैं जिनमें कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटलीस्ट 25% या उससे ज़्यादा है, जिनमें डेट टू इक्विटी 0.5 या उससे कम है, जिनमें सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पिछले 3 सालों का 15% या उससे ज़्यादा रहा है, एंड जिनमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है 45% या उससे ज़्यादा रह रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आगे चल के हमें क्या एनालाइज करना है, वो एनालाइज करना है कि किन बिजनेस सेगमेंट से कंपनियां बिलोंग करती हैं, किन बिजनेस सेगमेंट में आने वाले समय में ग्रोथ का स्कोप है। फॉर एग्जांपल सनराइज सेक्टर्स जो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट हो गया या सोलर या रेलवे सेगमेंट हो गया, तो ये सनराइजिंग सेक्टर्स हैं राइट, जिनमें कि आने वाले समय में ग्रोथ का स्कोप है। तो क्या ये कंपनियां ऐसे सेक्टर से बिलोंग कर रही हैं? अब ये कंपनियां कहने का मतलब नहीं कि यही कंपनियां, इस तरह के फैक्टर्स पैरामीटर्स बेसिकली जब हम लगाते हैं तो कौन सी कंपनियां निकल के आ रही हैं उनकी डीप डाइव करनी होती है एनालिसिस करते समय। तो यहाँ पे इसके बाद बेसिकली हमें एनालाइज करना है कि इन कंपनियों में जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग कहीं कम तो नहीं करते आए पिछले कुछ क्वार्टर्स में या कुछ सालों में। इनमें जो DIIs हैं उनकी होल्डिंग कैसी रह रही है पिछले 3 से 5 सालों में, एंड इनकी जो सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड रही है वो कैसी रह रही है 5 सालों में, 7 सालों में। ये सब स्टडी डीपली हमें करनी है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में हमें बहुत डीप जाके एनालाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए ये पर्टिकुलर कंपनी है, ये सर्टेन प्राइस से गिरना शुरू हुई और ये हमेशा के लिए गिरती रही, यानी कि इसके प्राइसेस नीचे जाते रहे। अब कोई इस सर्टेन पॉइंट पे आके 52 वीक्स लो एनालाइज करने लगे, यानी कि 52 वीक्स से जो है 40% या उससे ज़्यादा का गिरावट दिखा रही हो, तो यहाँ पे उसको पकड़ लेता। फिर यहाँ पे कोई एनालाइज करने लगता तो भाई यहाँ से ऑब्वियसली 40% या उससे ज़्यादा की गिरावट दिखाता। यहाँ पे कोई एनालाइज कर लेता तो यहाँ पे अगेन दिखाता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे एनालाइज करते समय, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि रिसेंट 52 वीक हाई से 40% या उससे ज़्यादा हो। तो इन बातों का भी हमें ध्यान देना होता है। ये देखना होता है कि कहीं उसका चार्ट पैटर्न ऐसा तो नहीं है लोअर हाई लोअर लो बनाता जा रहा है और हम उसमें 52 वीक्स हाई से रिसेंट 40% या उससे ज़्यादा देख रहे हो और वहाँ पे ट्रैप हो जाएं। तो ये बात का भी आपको ध्यान दे के चलना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो प्रमोटर्स जो है पर्टिकुलर कंपनी में जैसे कि 73% थे, यहाँ पे FIIs भी है, DIIs भी हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स केवल 535 हैं। मार्च 2023 का डाटा है। अगर हम रिसेंट डाटा पे ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पे 2051 शेयर होल्डर्स ही हैं। तो इस बात को हमें ध्यान दे के चलना है कि कहीं ऐसी कंपनी तो नहीं निकल के आ रही जिसमें कि सारे क्राइटेरिया मीट तो हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कम, इतना कम है कि उसमें 1 करोड़ से भी कम शेयर्स हैं। तो ऐसे में लिक्विडिटी का वहाँ पे इशू हो सकता है। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड की हमने बात की थी। गोल्ड बेसिकली होता क्या है कि गोल्ड में बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जैसे कि रिसेंट हाई से उसमें 40% या उससे ज़्यादा की गिरावट हो जाए। स्टॉक्स में ऐसा होता है कि बहुत इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जिनमें कि रिसेंट हाई से 40% की गिरावट दिखे। तो यहाँ पे बेसिकली गोल्ड और स्टॉक मार्केट में थोड़े से डिफरेंसेस हैं।
ये बात भी हमें समझ के चलनी चाहिए। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी तरह का रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे हमने शेयर नहीं किया जिनका कि नाम देखकर बाइंग या सेल रिकमेंडेशन आप समझे। बेसिकली ये सब चीज़ें आपके लिए है ताकि आप सीखें स्टॉक मार्केट में आगे इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और यूनिवर्स को चेकआउट करना ना भूलिए।